डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झीरम घाटी में नक्सली हमला पर सियासी वार पलटवार, सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। झीरम घाटी मुद्दे पर कांग्रेस की भूमिका पर खड़े किए सवाल। हमर पहुना कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, नक्सलवाद को लेकर कही बड़ी बात। प्रदेश से 99% नक्सलवाद समाप्त। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलवाद खत्म होने के दावे पर उठाई सवाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीआरडीए निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी, आर्थिक अपराध इकाई ने सहरसा और मुजफ्फरपुर के 6 ठिकानों पर की कार्रवाई। आय से 78% अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। धनबाद के सोनारडी में जमीन धंसने से बड़ा हादसा, 3 लोगों के लापता होने की आशंका। प्रशासन और सरकार पर लापरवाही के गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, पुलिस चौकी का किया घेराव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झीरम घाटी मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और पुराने बयानों पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी तब विपक्ष के नेता झीरम घाटी के सबूत होने का दावा करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ना तो जांच पूरी हो पाई और ना ही कोई ठोस सबूत सामने आया। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी दरभा घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर भीषण हमला किया था। इस निदर्शन घटना में महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल सहित 27 से अधिक कांग्रेसी नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के एमजी रोड स्थित दादाबाड़ी तीर्थ में आयोजित महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिन मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही समाज सेवा, पत्रकारिता और शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को जैन रत्न अलंकरण से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने महावीर के सत्य और अहिंसा के संदेश को पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि यह संदेश त्याग, तपस्या, करुणा और आत्म संयम की प्रेरणा देता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महावीर जयंती के पावन अवसर पर देश नक्सलवाद के अंत की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बेहद अहम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और रणनीति के चलते नक्सलवाद के खिलाफ सफलता मिल रही है। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और रामलला दर्शन योजना जैसी पहलों को गिनाया। साथ ही जैन समाज की सराहना करते हुए कहा कि उनका समाज सेवा और परमार्थ में योगदान अनुकरणीय है। राजधानी रायपुर में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। रायपुर प्रेस क्लब के हमर पहुना कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार की रणनीति और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का जो लक्ष्य तय किया गया था, आज वह अंतिम दिन है और इस दिशा में बड़ी सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में प्रदेश में सरकार बदलने के बाद प्रशासनिक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन रणनीति और संकल्प में परिवर्तन आया। इसी के परिणाम स्वरूप नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही संभव हो सकी। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सबसे बड़ी भूमिका बस्तर की जनता और सुरक्षा बलों के जवानों की रही है। जनता ने ठान लिया था कि अब नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए और क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल और विकास के कार्य शुरू होने चाहिए। उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि सफलता का श्रेय आर्म्स फोर्सेस के जवानों को जाता है। साथ ही तकनीक आधारित इनपुट के जरिए अभियान को और भी अधिक प्रभावी बनाया गया। ध्यान आया कि हमको किस बात की आवश्यकता थी, तो मैं आपको बहुत डिटेल पर तो जाना संभव नहीं हो पाता है हर बातों पर, परंतु एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके मन में ये बहुत बात होगी, तो इंटेलिजेंस को बहुत पुख्ता किया गया
और इंटेलिजेंस में स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, उसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड अप टू मल्टीपल फोल्ड, आई एम टेलिंग यू, अप टू मल्टीपल फोल्ड उसको अपग्रेड किया गया। जंगल स्पष्ट दिखता था ऐसे, और इसलिए जब ऑपरेशंस हुए तो परफेक्ट ऑपरेशंस हुए, खरोच नहीं आई जवान को, और अनेक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए। वो जब ऑपरेशंस हो रहे थे तब जो विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा थी, उसके स्थान पर आरोप लगने शुरू हुए, और एक वो आरोप था, मुझे ध्यान है, जिसको छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने कहा कि 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म होने के दावे गलत हैं और इस मुद्दे पर वे खुली बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में विकास, विश्वास बहाली और योजनाओं के जरिए नक्सलवाद कम होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने पूछा कि नक्सल मुक्त गांव को 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा कब पूरा होगा। आज 31 मार्च है और अमित शाह जी के कथन अनुसार आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का आखिरी दिन। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमने वहाँ के आदिवासियों को संपन्न बनाया, वन अधिकार पट्टे दिए, स्कूल खोले, उनके इलाज की व्यवस्था की, पीडीएस साहब खोले, राशन कार्ड हमने दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे महरूम रखा था, वंचित रखा था, और वो सब हमने काम किया है। केवल नक्सल मोर्चे पर हमने 2 तरीक़े की रणनीति अपनाई। पहली बात है कि विश्वास अर्जित करना, वहाँ के जो बस्तर के वासियों का विश्वास अर्जित करना, और दूसरा, जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे हटते गया, हमने वहाँ विकास के कार्य किए तो लोगों को विश्वास बढ़ा और मुख्य धारा में लोग लौटे, नक्सलवाद पीछे हटा, 600 गांव हमने खाली कराया। अब खबर बस्तर से है, जहां नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतिम दिन 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुरक्षा बलों के अनुसार इन नक्सलियों के निशानदेही पर भारी मात्रा में छुपाए गए हथियार बरामद किए गए। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने औपचारिक रूप से बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित किया। यह क्षेत्र लंबे समय से नक्सली गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आत्मसमर्पण और हथियार बरामदगी से स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। प्रशासन ने कहा कि नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में सतत निगरानी और प्रयास जारी रहेंगे। आज 31 मार्च 2026 को हम बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के अंतर्गत खड़े होकर इस बात को ऐलान करने की स्थिति में पहुंच चुकी है। आज बस्तर संभाग के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनाइज्ड माओवादियों का कोई दल है, कोई स्क्वाड है, अभी एक्टिव नहीं है। दिनांक 25 मार्च 2026 को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में DKSC कैडर पापराव का आत्मसमर्पण पूर्वास के पश्चात माओवादियों का लीडरशिप पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। विगत 5-6 दिन में कुछ गिने चुने अन्य जो माओवादी कैडर हैं अलग अलग जिला में, जिला कांकेर से लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर सभी इलाका में जो पुलिस के संपर्क में आए थे और उनको पुनर्वास के लिए आज एक फॉर्मल आयोजन अलग अलग जिला में किया जा रहा है। आज हम दंतेवाड़ा में खड़े होकर इस बात को ऐलान करने की स्थिति में आ चुकी है। आज बस्तर नक्सल गतिविधि से नगर पालिका निगम रायगढ़ के महापौर जीवर्धन चौहान ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 480 करोड़ 36 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में शहर के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। प्रस्तावित बजट में कुल व्यय 558
458 करोड़ 11 लाख 79,000 रुपए रखा गया है, जिससे 22 करोड़ 24 लाख 21,000 रुपए की बचत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्व मद में 92 करोड़ 74 लाख रुपए की आय है और 85 करोड़ 49 लाख 74,000 रुपए के व्यय का प्रावधान है, जबकि पूंजीगत मद में 387 करोड़ 62 लाख रुपए की आय और 372 करोड़ 62 लाख 5,000 रुपए का व्यय प्रस्तावित है। बजट सत्र में पार्षदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान कमिश्नर ब्रजेश सिंह क्षत्रिय ने विस्तार से किया। बैठक में संपत्ति कर की दर को यथावत रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 से 19 से और 2025 से 26 तक कलेक्टर गाइडलाइन दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई और राज्य शासन की ओर से भी कर वृद्धि का कोई निर्देश नहीं मिला। बजट में सड़कों, नालियों, तालाबों के विकास, बाजार उद्यान, स्टेडियम सुविधाओं और चाक चौराहों के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई। साथ ही जोहार रायगढ़ चैटबॉक्स ऐप की शुरुआत कर नागरिकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने की पहल की गई है। महापौर चौहान ने कहा कि यह बजट शहर को आधुनिक, स्वच्छ और सुविधा युक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं सभापति जुगरी लाल साहू ने इसे संतुलित और जनहितैषी बजट बताते हुए कहा कि इसमें सभी वार्डों के समान विकास का ध्यान रखा गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विकास खंड के बदरौड़ी देवगांव में प्रस्तावित कृषि महाविद्यालय के विरोध में सर्वदलीय मंच के बैनर तले सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने महाबंद का आह्वान कर मरवाही बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे पेंड्रा मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा, जिसका असर स्कूली बच्चों और बस से आने जाने वाले ग्रामीणों में देखने को मिला। साथ ही व्यापार संघ ने भी अपनी पूरी दुकान बंद करके रखी, जिससे लोग चाय पानी के लिए भी इधर उधर भटकते दिखे, जिससे क्षेत्र में पूरी तरह जाम लगा रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से लगे बदरौड़ी देवगवा जैसे सुविधा विहीन क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलना छात्रों के हित में नहीं है। हाल ही में हुए भूमि आवंटन के बाद विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां ना तो पर्याप्त परिवहन सुविधा है और ना ही आवास एवं अन्य बुनियादी संस्था व्यवस्थाएं उपलब्ध है, जिससे छात्र छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भीषण गर्मी के बीच प्रदर्शनकारी सारा दिन डटे रहे। इसी दौरान बुजुर्ग आंदोलनकारी जमुना जायसवाल को चक्कर आ गया और वे मौके पर बेहोश होकर गिर पड़े, जिन्हें अन्य लोगों ने संभालकर प्राथमिक सहायता की स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। लेकिन जब देर शाम तक आंदोलन शांत नहीं हुआ तो अपर कलेक्टर मुकेश रावटे मारवाही पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर 10 से 15 दिन का समय मांगा और आश्वासन दिया कि स्थानीय स्तर टीम गठित कर उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां एक और यह महाविद्यालय बेहतर शिक्षा और सख्त अनुशासन के लिए जाना जाता है, वहीं हाल ही में सामने आई घटनाओं ने इसकी छवि पर असर डाला। आरोप है कि कॉलेज के कुछ स्टाफ सदस्य नशे की हालत में ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं, जिससे न केवल शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है बल्कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्राचार्य कक्ष पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार नशे में स्टाफ के कॉलेज आने की शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से ऐसे कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और कॉलेज का माहौल सुरक्षित व अनुशासित बना रहे। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सोफिया अम्ब्रेला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि संबंधित स्टाफ से लिखित माफीनामा लिया गया है। राजधानी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के अंतर्गत पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले उत्साह और रोमांच से भरपूर रहे। पहले सेमीफाइनल मैच में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को 8 से 1 के बड़े अंतर से पराजित कर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दूसरे सेमीफाइनल में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः उड़ीसा ने 5-1 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया।
जहां नर्मदापुरम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर टिप्पणी करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों के बीच चल रहे तनाव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिया, सुन्नी और दुबई, ईरान आपस में लड़ रहे हैं। यह ठीक है, लेकिन इसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिससे आम जनता प्रभावित होती है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर नर्मदापुरम पहुंचे तोगड़िया ने सेठानी घाट पर मां नर्मदा का पूजा अर्चन भी किया और इसके बाद मीडिया से चर्चा की। मध्य प्रदेश के विदिशा में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक योजना की रफ्तार अब सुस्त पड़ती नजर आ रही है। शहर में स्वीकृत 6 क्लिनिकों में से केवल 4 ही चालू हो पाए हैं, जबकि महलघाट और जतरापुरा में बनने वाले क्लिनिक अब तक शुरू नहीं हो सके। महलघाट रोड पर क्लिनिक का भवन 2 साल पहले तैयार हो चुका है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण इसे स्वास्थ्य विभाग को नहीं सौंपा जा सका। वहीं जतरापुर में 1 साल से निर्माण कार्य जारी है, जो अब तक पूरा है। इन दोनों क्लिनिकों पर करीब 50-50 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई हैं, जिससे लोगों को छोटी बीमारियों के लिए भी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा महलघाट क्लिनिक के निर्माण में भी खामियां सामने आई हैं। भवन सिंचाई में होने के कारण बारिश में पानी भरने का खतरा है और बाउंड्री वॉल भी नहीं बनाई गई है। नगर पालिका के सहायक यंत्री ने जल्द काम पूरा कराने का दावा किया है। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का। आज झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा खलको ने भारतीय जनता पार्टी के दागी विधायकों और सांसदों को निशाने पर लेते हुए पार्टी पर जमकर हमला बोला है। इसी संबंध में उन्होंने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गोवा में भाजपा पार्षद के बेटे ने बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न का मामला उठाया, तो वहीं भाजपा ने 44 विधायकों और सांसदों पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों का दावा करते हुए रमा खलको ने कहा कि उन आरोपियों को पार्टी द्वारा राजनीतिक संरक्षण दी जा रही है। इसी बीच उन्होंने गोवा से लेकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के सामने आए मामले उठाए। साथ ही भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर लगाए गए गंभीर आरोपों के हवाले से कांग्रेस महिला अध्यक्ष ने कहा कि कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स में मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया है। राजधानी रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य में व्यापार जगत को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी बड़ी पहल को लेकर एपीएन न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे के दौरान राज्य में उद्योग को लेकर उठाए गए कदमों पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए सरकार से उद्यमिता की दिशा में निवेश को लेकर सुझाव भी दिए हैं। आज इस वक्त झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा। देखिए, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे राज्य की एपेक्स बॉडी है, ट्रेड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। हमारा जो रोल है कि कैसे व्यापार उद्योग की हित की बातों को हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। जो नीति बनती है वो नीति कैसे व्यापार और उद्यमिता को बढ़ाए, कैसे वो उद्यमिता व्यापार सम्मत हो। आज झारखंड जिस मोड़ पे खड़ा है, एक तरफ चुनौती, एक तरफ अवसर। चुनौती क्या है कि हमारे तमाम संसाधन हमारे झारखंड में होते के बावजूद हमारा जो राज्य है वो पिछड़ता जा रहा है। राजधानी रांची में बढ़ती एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आम जनता को राहत देने के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में गैस की कमी से प्रभावित लोगों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
रांची के ग्रामीण इलाके में पुलिस की सक्रियता ने शातिर, आर्म्स सप्लायर और कई मामलों में आरोपित अपराधियों द्वारा बड़ी साजिश पर पानी फेर दिया है। इस क्रम में पुलिस ने छापेमारी कर इटकी निवासी एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी मिली है कि इन आरोपियों में लापुंग निवासी आशीष उराव, इटकी के श्रवण सिंह, सुका उराव और चारों मिंज शामिल है, जिनके पास से एक सिक्सर, 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 2 बाइक बरामद की गई हैं। झारखंड में अवैध नशे की तस्करी के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत हाल ही में रांची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के अनुसार रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के बुदरी गांव से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित डोडा और अफीम बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। तो वहीं नामकुम पुलिस ने इसके किंगपिन को गिरफ्तार कर अवैध मादक पदार्थ की खरीद और बिक्री करने वालों के बीच दहशत फैलाने का भी प्रयास किया है। पलामू जिले में अवैध नशे की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस क्रम में 31 मार्च 2026 को मिली गुप्त सूचना मिली कि एक महिंद्रा XUV 500 वाहन में मादक पदार्थ डोडा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पलामू पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन के दिशा निर्देश अनुसार पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। अब बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां बिहार के सहरसा से खबर आई है, जहां DRDA निदेशक वैभव कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। सहरसा और मुजफ्फरपुर में कुल 6 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र स्थित पैतृक घर और ITI कॉलेज समेत कई ठिकाने जांच के दायरे में है। सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई से मिश्र मनियारी गांव में हड़कंप मच गया। अचानक पहुंची कई गाड़ियों को देखकर लोग चौंक गए। टीम ने घर पहुंचते ही सभी मोबाइल फोन एक जगह जमा करवा लिए। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों का, जहां पंजाब के कपूरथला में कांग्रेस को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाज सेवी अवी राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह और नगर निगम के पार्षदों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में हुए धरना प्रदर्शन को नौटंकी करार देते हुए कहा कि यह सब जनता को गुमराह करने की कोशिश है। अवी राजपूत ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस के नेतृत्व में शहर में मूलभूत सुविधाओं का गंभीर अभाव रहा। रात के अंधेरे में शादीशुदा औरत से मिलने आए प्रेमी और उसके दोस्त ससुराल वालों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मामला कपूरथला जिले के भंडाल बेट गांव का है, जहां एक शादीशुदा औरत का सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से प्यार हो गया, जिसका पति मुंबई में रहता था। रात जैसे ही ससुराल वालों ने पास के घर में 2 अनजान लड़कों को देखा तो उन्होंने अनजान लड़कों को पकड़ लिया और पहले तो उनकी खूब पिटाई की और फिर जब उनसे पूछताछ की गई तो उनमें से एक ने माना कि वह महिला से मिलने आया था और दूसरा युवक उसका दोस्त था। इसके बाद शादीशुदा महिला के ससुराल वालों ने गांव के कुछ खास लोगों और पुलिस की मौजूदगी में उसे उसके प्रेमी के साथ भेजने का फैसला किया। खास बात यह है कि प्रेमी पहले से ही शादीशुदा है। कोहारा रोड पर भटियान गांव के पास स्थित आहार फूड फैक्ट्री के बॉयलर में आग लगने से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। फैक्ट्री के मैनेजर ने बताया कि रात करीब 12:10 पर फैक्ट्री के बॉयलर में आग लग गई और उन्होंने तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि लुधियाना और समराला से मिलाकर कुल 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 7 से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो फिलहाल स्ट्रीट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।